कहानी का ये तीसरा भाग देखने से पहले इसके पहले दोनों भाग अवश्य देखें। देवराज को सोती हुई सेजल एक बच्चे के जैसे लग रही थी। कितना शांत था इस वक्त सेजल का चेहरा। वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। सेजल के पैर जब कंबल में चलने लगे तो उसने अपने पैरों को कंबल से बाहर निकाल लिया। देवराज ने पायल की आवाज सुनकर सेजल के पैरों के पास देखा। उसकी नजर सेजल के पैरों पर गई तो उसने देखा कि उसके पैरों में छाले पड़े थे। छालों को देखकर आज सुबह सेजल के साथ किए गए अपने बर्ताव को वो याद करने लगा। वो उठा और अपने बाग की तरफ बढ़ गया। वहां एलोवेरा के पौधे से उसने 2 एलोवेरा तोड़ा और उसे किचन में लेकर गया। कुछ देर बाद वो एक गिलास और एक कटोरी लेकर आया। उसने देखा सेजल को अभी भी ठंड लग रही थी। देवराज ने पास में रखे टेबल पर सारी चीजें रखी और सेजल के सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। ये देखकर वो जल्दी से बाहर गया और एक बाउल में पानी, फर्स्ट एड बॉक्स और कपड़ा ले आया। उसने सारी चीजें टेबल पर रखी और खुद एक चेयर लेकर बैठ गया। पहले उसने सेजल के पैरों को हल्दी के पानी से धोया और फिर उस पर एलोवेरा से लेप किया। उसके बाद वो आकर उसके पास बैठ गया। उसने पहले अपना मोबाइल निकाला और हवेली में कॉल किया। फोन बज रहा था लेकिन कटने से पहले ही एक नौकर ने फोन उठाकर बोला, हेलो कौन? देवराज ने नौकर से कहा, मैं बोल रहा हूँ, चंपा को यहाँ भेजो, कुछ काम है। ये बोलकर देवराज ने फोन रख दिया। नौकर ने उसके कहने पर चंपा को वहां भेज दिया। चंपा जब आई तो देवराज ने उसे देखते हुए कहा, चंपा इसकी तबीयत खराब है, बुखार हो रखा है, इसको कुछ खाया है कि इसने? चंपा ये सुनते ही घबराकर बोली, नहीं भैया, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस एक सेब खाया था। अच्छा तुम इसके सर पर पट्टी रखो, मैं डॉक्टर से पूछ लेता हूँ कि क्या करूँ। ये बोलकर वो डॉक्टर से बात करने के लिए बाहर चला गया। चंपा उसके सर पर पट्टी रखने लगी। कुछ देर में डॉक्टर से बात करके वो आया तो उसने कहा, चंपा जूस ले आओ, इन्हें किसी से पिला के दवाई दे दे। चंपा जल्दी से जूस लेने चली गई। इतने में देवराज सेजल के सर पर पट्टी रखने लगा। चंपा जूस ले आई तो देवराज ने सेजल को उठाते हुए कहा, सेजल उठो, जूस पी लो। लेकिन सेजल को बुखार इतनी तेज था कि वो उठ नहीं पा रही थी। देवराज ने उसे अपनी बाहों का सहारा देकर उठाया और उसे जूस पिलाने लगा। सेजल ने अपनी धुंधली आंखों से देवराज को देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। सेजल को जूस पिलाकर देवराज ने उसे दवाई खिलाई और लेटा दिया। देवराज ने चंपा की तरफ मुड़कर देखा और उससे कहा, चंपा आप यहीं इनके पास रुको, मैं दूसरे कमरे में हूँ, कोई बात हो तो बता देना। ये बोलकर वो बराबर के कमरे में चला गया। चंपा सेजल के पास बैठी सर पर पट्टियां करने लगी। आधी रात के करीब सेजल का बुखार कम हो गया था और वो गहरी नींद में सो गई थी। उसी के बगल में चंपा भी बिस्तर पर सर रख के सो रही थी। देवराज जब सेजल की तबीयत देखने आया तो देखा दोनों ही सो रही थी। उसने सेजल के माथे पर हाथ रखकर देखा तो उसका बुखार उतर चुका था। उसने सो रही चंपा पर भी एक कंबल डाला और चला गया। जब चंपा की सुबह आंख खुली तो सेजल तब भी सो रही थी। उसने उठकर घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज रहे थे। उसने जल्दी से अपने ऊपर से कंबल हटाया और भागते हुए बाहर आई। बाहर आकर देखा तो देवराज हॉल में सोफे पर ही सो गया था। उसने धीरे से आवाज दी तो देवराज की नींद खुल गई। उसने आंखों को मसलते हुए पूछा, क्या हुआ चंपा, सेजल ठीक है ना? जी भैया दीदी ठीक है, मुझे जाना होगा। दीदी अभी सो रही है तो मैंने उन्हें जगाया नहीं, पर मुझे लेट हो रहा है और वैसे भी आज छोटी भाभी की गोद भराई है, बहुत काम है तो मुझे जाना होगा। उसके ऐसे कहने पर देवराज ने उसे जाने का बोल दिया और साथ में ये भी कि जब सेजल उठ जाएगी तब वो खुद उसे हवेली ले आएगा। ये सुनकर चंपा चली गई। देवराज उठकर अपने कमरे में गया। उसने पहले तो अपना मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया और फिर खुद नहाने चला गया। वो नहा के रेडी होकर अपना लैपटॉप और मोबाइल लेकर बाहर हॉल में आया और वहीं सोफे पर बैठ गया। कुछ देर में सेजल की नींद खुली तो उसने देखा कि वो अपने रूम में नहीं बल्कि किसी और के रूम में है। तो वो घबरा कर झटके से उठ बैठी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसने पाया कि वो तो देवराज के कमरे में उसके बिस्तर पर थी। पर मैं यहाँ कैसे, ये कहते हुए उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया कि वो रात में थक गई थी और यहीं पर सो गई थी। उसने जल्दी से कंबल हटाया अपने ऊपर से और जाने लगी। वो गेट तक पहुंची ही थी कि तभी उसका हाथ पकड़कर देवराज ने उसे पीछे खींच लिया। सेजल एकदम से घबरा गई। सेजल ने सिर उठाकर देखा तो देवराज सामने खड़ा था और उसे बहुत गौर से देख रहा था। सेजल ने जाने के लिए अपने कदम जैसे ही उससे दूर किए,
उसने एक बार वापस उसे अपने पास खींच लिया और उसके माथे पर हाथ रख कर देखने लगा और उससे बोला, आपका बुखार ठीक है, पर अभी आपको डॉक्टर ने चलने के लिए थोड़ा कम ही कहा है, नहीं तो आपके पेट ठीक नहीं होंगे। ये सब देवराज सेजल को देखते हुए बोल रहा था, पर सेजल ने अपनी नजरों को नीचे कर रखा था। उसने उसे गोद में उठाया और उसे लेकर हवेली के पीछे के गेट से अंदर गया। सेजल उसे हैरानी से देखे जा रही थी। वो देवराज को इस वक्त समझ नहीं पा रही थी। देवराज उसे उसके कमरे में लेकर आया और बैठाकर जाने लगा, तो जाते जाते दरवाजे पर जाकर रुक गया और उसकी तरफ बिना देखे बोला, आज से आपकी सजा खत्म हुई, और अगर आपने कभी दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो आप सोच नहीं सकती मैं वो करूंगा। तो आराम से रहो, बस यहाँ तक, मुझ तक या मेरे पोर्शन तक आने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर देवराज चला गया और जाते जाते उसके कमरे के दरवाजे को बंद करता गया। सेजल अभी भी खोई हुई थी, तभी चंपा उसके कमरे में आई। उसने उसे देखते हुए कहा, अच्छा हुआ जो आप आ गई, छोटी भाभी कब से आपके लिए पूछ रही थी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। चलिए जल्दी से नहा लें आप और रेडी हो जाएं, और कृपया करके जल्दी से भाभी के पास जाएं। सेजल ने उसकी तरफ देखकर कहा, कल रात हम ठाकुर साहब के पोर्शन में उनके कमरे में पूरी रात थे, क्या ये बात तुम जानती हो या कोई और? चंपा के कहने से पहले ही वीना ने बिना नॉक किए दरवाजा खोलते हुए कहा, हाँ मुझे पता है सेजल जी, अब जब इस घर के छोटे ठाकुर के साथ आप रात बिता ही चुकी हैं तो मेरे साथ एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर मैं भी उन्हीं के जैसा हूँ। चंपा तो ये सब सुनकर घबरा गई थी, पर सेजल ने खड़े होते हुए उससे कहा, भेड़िए और शेर में फर्क होता है विनय ठाकुर साहब, जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, आप जैसे उनके पैरों की धूल भी नहीं है, और तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं है कि तुम एक स्त्री को संभाल सको, उसका सम्मान कर सको, उसे इज्जत दे सको। अरे छोड़ो, तुम तो खुद की इज्जत नहीं संभाल पाते, तभी तो चले आते हो बार बार मुंह की खाने। अगर आज का हो गया हो तो जाओ यहाँ से, वरना मुझे चिल्ला के सबको यहाँ बुलाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसके ऐसे कहने पर विनय ठाकुर अपने अंदर गुस्से को लेकर चला गया। वो जैसे बाहर निकला वैसे ही चंपा ने हंसते हुए कहा, अच्छा सबक सिखाया आपने इन्हें, ऐसे मर्दों को तो ऐसे ही जवाब मिलने चाहिए। पता नहीं ये खुद को क्या समझते हैं जो ये इतना उछलते रहते हैं। उसकी ये बात और हंसना विनय ने सुन लिया था और उसके अंदर गुस्सा और बढ़ गया था। सेजल ने चंपा से कहा, चल मेरे कपड़े निकाल दे, मैं जल्दी से नहा के आती हूँ और फिर दोनों साथ में दीदी के पास चलते हैं। ये बोलकर वो वॉशरूम में घुस गई। चंपा ने उसके कपड़े निकाले और वहीं बैठ गई। कुछ वक्त में सेजल आई और रेडी होकर उसके साथ अदिति के पास चली गई। जब वो अदिति के पास पहुंची तो देखा राज रानी उसके पास पहले से ही थी। उसे चंपा के साथ अंदर आते देखकर अदिति ने कहा, आ गई तुम, कल से तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ, पता नहीं तुम कहाँ हो। अरे दीदी, वो हम कल आपके देवर का कमरा साफ करते हुए थक गए थे तो सो गए थे, माफ कर दो। ये कहते हुए वो अदिति को गोद भराई के लिए रेडी करने लगी। उसे रेडी कर राज रानी और सेजल ने उससे कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। और ये बोलकर राज रानी ने अपनी आंख से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया तो अदिति ये सुनकर मुस्कुरा दी। सेजल ने उसे देखते हुए कहा, अरे जीजा जी कहाँ हैं दीदी, आज के दिन वो आपको कैसे अकेला छोड़ गए? अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा, आज के दिन भी उनकी मीटिंग थी, अब पुरोहित जी के पास गए हैं उन्हें बुलाने के लिए, ताकि पूजा की तारीख और सामान की लिस्ट बन सके। कोई नहीं, जल्दी आ जाएंगे, आप बस आराम से इंजॉय करो। ये कहते हुए सेजल ने अदिति को गले से लगा लिया। तभी वहां पर सुनीता जी आ गई। उन्हें देखकर सेजल अदिति से दूर हट गई। सेजल को घूर कर देखते हुए उन्होंने कहा, कितना भी मना करो पर मनहूसियत आसपास आ ही जाती है, नजर उतार दूं मैं अपनी बेटी की। ये कहते हुए उन्होंने अपने साथ लाई लाल मिर्च और नमक उसके चारों तरफ घुमा के उसके साथ लाई नौकरानी को देते हुए कहा, इसे अच्छे से आग में जला देना। उसे लेते हुए सिर हिला दिया। अदिति कुछ कहने को ही तो सेजल ने हाथ जोड़कर उसे मना कर दिया। अदिति ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। सुनीता जी ने उसे चंपा के साथ नीचे भेज दिया और खुद थोड़ी देर में आने को कहा। उनके जाने के बाद वो सेजल की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखते हुए बोली, सुन, तू यहीं रहेगी, नीचे आने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कोई तमाशा हो, समझी ना। उनकी बात पर सेजल ने सिर हिला दिया।
उसके बाद वो राज रानी की तरफ मुड़कर थोड़ा शहद और तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोली, राज रानी, देखो मुझे गलत मत समझना, पर मैं नहीं चाहती कि वहां तुम्हें सब ताने दें कि छोटी की गोद भराई हो रही है और बड़ी को अभी कुछ भी नहीं है। बेटा तुम भी यहीं रहो, बाकी सब मैं देख लूंगी, ठीक है ना? उनके ये कहने पर राज रानी ने एक दबी मुस्कान के साथ उनसे कहा, जी आंटी, आप चिंता मत करें, मैं नीचे नहीं आऊंगी, आप जाएं। उनके कहने पर सुनीता जी सेजल को घूर कर देखते हुए वहां से चली गई। सेजल को बहुत बुरा लगा था जब सुनीता जी ने राज रानी को ऐसा कहा था। वो राज रानी के आए चेहरे पर दर्द और दुख के निशान को देख रही थी। उधर दूसरी तरफ विनय अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था। वो इस वक्त नशे में धुत था और आज उसकी जो बेइज्जती सेजल ने की थी, उसे वो गुस्से में आग बबूला भी था और उससे ज्यादा चंपा की हंसी ने उसके गुस्से को बढ़ा रखा था। वो शराब पर शराब पिए जा रहा था कि तभी चंपा वहां राज रानी को खोजते हुए आ गई। वहां विनय को देखकर वो घबरा गई। विनय की नजर जब उस पर पड़ी तो उसका गुस्सा जैसे और बढ़ गया। उसके कानों में चंपा की सुबह की हंसी गूंजने लगी, जिसने उसके गुस्से को और भी भड़का दिया। चंपा ने डरते हुए उससे पूछा, ठाकुर साहब, बड़ी भाभी कहाँ है? उन्हें बुलाया जा रहा है। उसके पूछने पर विनय लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए बोला, मैं क्या तुझे नौकर दिखता हूँ उसका, जो तू मुझसे कुछ पूछ रही है? और क्या कहा था आज तूने मुझे कि मैं खुद को पता नहीं क्या समझता हूँ जो इतना उछलता हूँ? तो आज मैं तुझे बताता हूँ कि मैं खुद को क्या समझता हूँ। ये कहते हुए उसने चंपा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर खींच लिया। चंपा अंदर आई तो विनय ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। एक नौकर ने यह सब देख लिया था। उसने जल्दी से जाकर सेजल के कमरे में बैठी राज रानी को जब ये बताया तो सेजल और वो दोनों ही भाग के आए। अंदर विनय चंपा की तरफ गंदी नजरों से देख रहा था। इस वक्त उसके ऊपर नशे से ज्यादा बदले का नशा था। उसे ऐसे अपने पास आता देखकर चंपा डर और घबराहट के साथ पीछे होते हुए उससे बोली, ठाकुर साहब, हमें जाने दो, कृपया करके हमें जाने दो। वो ये बोली रही थी कि तभी दरवाजे पर जोर से पीटने की आवाज के साथ राज रानी ने कहा, विनय जी, चंपा को छोड़ दो, उसके साथ कुछ मत करिएगा। विनय जी दरवाजा खोलें। उनकी आवाज सुन चंपा ने रोते हुए तेज आवाज में कहा, भाभी बचा लो हमें। ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ भागी तो विनय ने उसे पकड़कर दबोच लिया और उससे बोला, कहाँ जा रही है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये कहते हुए उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। चंपा का सिर बेड के कोने पर जाकर लगा और उसके माथे से खून बहने लगा। वो फिर भी खुद को बचाती हुई बिस्तर के दूसरी तरफ से भागने को हुई तो विनय ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। उधर बाहर दरवाजे पर राज रानी उसे चंपा के साथ कुछ ना करें ये बोले जा रही थी, पर विनय था जो कि सुन ही नहीं रहा था। तभी सेजल को देवराज का ख्याल आया। वो जल्दी से भागते हुए पिछले गेट से देवराज के पोर्शन में गई। देवराज उस वक्त वीडियो कॉल के थ्रू कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था। सेजल को वहां देखकर देवराज ने सबको कुछ देर रुकने को कहा और उससे बोला, तुम यहाँ, मैंने मना किया था ना, क्यों आई हो यहाँ? सेजल ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, छोड़े ठाकुर, वो विनय ठाकुर चंपा को जबरदस्ती अपने कमरे में ले गए। वो उसके साथ कहीं कुछ गलत ना कर दें, प्लीज आप जल्दी चलें, रोके उन्हें, प्लीज चलिए। ये सुनते ही देवराज ने अपना लैपटॉप वैसे ही छोड़ा और हवेली की तरफ भागा। उसके पीछे ही सेजल भी आ गई। देवराज जब वहां पहुंचा तो राज रानी रोते रोते वहीं दरवाजे पर बैठ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। देवराज को देखकर वो उठकर उसके पास आई और उससे बोली, भैया बचा लो उसे, नहीं तो ये न जाने क्या कर देंगे। उसकी बात सुनकर देवराज ने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, भैया चंपा को छोड़ो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, खोलिए दरवाजा। विनय ने अंदर से नशे में बोला, अंजाम की फिक्र किसे है छोटे? हमें तो फिक्र सिर्फ इस बात की है कि कहीं हमारा काम अधूरा ना रह जाए। ये बोलकर वो चंपा के नजदीक आने लगा। चंपा का दुपट्टा उसके हाथ में था। देवराज उसे मना करता रहा और जब उसने नहीं माना तो उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजा 2-3 लात में खुल गया। जब देवराज ने अंदर देखा तो विनय चंपा के साथ जबरदस्ती नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर देवराज ने उसे गुस्से में पकड़ चंपा से दूर कर एक घुसा मारा तो वो जमीन पर गिर गया।
सेजल और राज रानी भी जल्दी से अंदर आ गई थी। सेजल ने बिस्तर पर रखी चादर से चंपा के शरीर को ढका और उसे अपने सीने से लगा लिया। चंपा इस वक्त बहुत डरी हुई थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि सेजल को उसने कस के पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। विनय ने उठते हुए नशे में लड़खड़ाते हुए देवराज को देखकर कहा, तो इस 2 टके की नौकरानी के लिए अपने बड़े भाई पर हाथ उठाएगा? मैं एक लड़की की इज्जत के लिए भगवान से भी लड़ जाऊंगा। और रही बात इसकी, तो इसने मुझे बचपन से भाई माना है, तो बदले में मैंने भी दिल से इसे अपनी बहन माना है। और अगर किसी भी इंसान ने मेरी बहन पर बुरी नजर डाली तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर उसने गुस्से में विनय को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। विनय नशे की हालत में तो था, पर तब भी उसके पास ताकत थी। उसने देवराज का हाथ पकड़कर उसे एक घुसा मारा, जिससे देवराज जाकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। ये देखकर वहां खड़े सब डर गए। विनय ने वापस से पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने सेजल को पाया। उसको देखकर उसके अंदर का जानवर जैसे भड़क गया। वो सेजल की तरफ बढ़ने लगा तो राजरानी उसके सामने आकर उसे रोकते हुए बोली, मत करें ये सब, वरना बहुत बुरा होगा। अगर तू नहीं हटी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, इसलिए हट जा मेरे सामने से। ये बोलकर उसने राजरानी को पैरों से धक्का मारा और सेजल की तरफ बढ़ा, जिसके पीछे चंपा खड़ी थी। विनय ने उसे देखते हुए कहा, क्या बोला था तूने मुझे? भेड़िया? तो देख, जब एक भेड़िया शिकार करता है तो क्या होता है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ सेजल की तरफ बढ़ाया, पर वो सेजल को छू भी पाता उससे पहले ही देवराज ने उसका हाथ पकड़कर गुस्से में दहक रही अपनी लाल नजरों को उठा के उसे देखते हुए कहा, सोचना भी मत उसे छूने के बारे में विनय ठाकुर। तुमने एक गलती की है, दूसरी मत करो। पहली का ही तुम मुआवजा नहीं दे पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं इस लायक। यह बोलकर देवराज उसे मारते हुए हॉल में ले आया। विनय की हालत बहुत बुरी हो गई थी। देवराज का गुस्सा बहुत खराब रूप ले चुका था। राज रानी ये देख कर डर गई थी। बाहर अदिति की गोद भराई हो चुकी थी, गाना बजाना चल रहा था कि तभी देवराज विनय को मारते हुए बाहर ले आया। ये देखकर वहां सब खड़े हो गए। अदिति तो ये सब देखकर घबरा गई थी। रुक्मणी जी ने जब देवराज को विनय को मारते हुए देखा तो उसके पास पहुंची और बोली, देवराज छोड़े उन्हें, वो आपके बड़े भाई हैं, छोड़े उन्हें अभी। रुक्मणी जी के कहने को उसने जैसे सुना ही नहीं। दादी भी दोनों को लड़ते देखकर घबरा रही थी। वो भी देवराज को विनय को छोड़ने के लिए कह रही थी, पर जैसे वो अपने गुस्से के आगे कुछ सुन ही नहीं रहा था। अभी भी पुरोहित जी को लेकर वहां पहुंच गया था। उसने जब देवराज को विनय को ऐसे मारते देखा तो वो जल्दी से उसके पास आया और उसे पकड़कर विनय से दूर किया। विनय की हालत देवराज ने मार मार कर बुरी कर दी थी। देवराज ने खुद को आदित्य से छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे भैया, इन्होंने आज सारी हदें पार कर दी हैं। मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं। क्या हो रहा है इस हवेली में? तभी एक भारी भरकम आवाज से सबका ध्यान उस तरफ गया। जब सबने देखा तो वहां ठाकुर राजवीर सिंह जी खड़े थे। उन्हें देखकर देवराज का गुस्सा शांत नहीं हुआ, पर उसने खुद को रोक लिया था। अबे को खुद से दूर धकेलकर वो वहां से चला गया। ठाकुर साहब ने विनय को अंदर ले जाने को कहा और बाकी मेहमानों को खाना खिला विदा करने को कह दिया। अबे ने पुरोहित जी को उनके कमरे में चलने को कहा। राज रानी भी अंदर चली गई और रुक्मणी जी ने राजवीर सिंह जी को देखा और अदिति के पास चली आई और उसे संभाल कर उठाया और उसे अपने साथ उसके कमरे में लेकर चली गई। राजवीर सिंह जी ने आकर दादी के पांव छुए, फिर अंदर हवेली में चले गए। उनके पीछे एक औरत गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ी। उसे देखकर लग रहा था जैसे गहनों की चलती फिरती दुकान हो। महंगे जेवर, महंगे कपड़े, हाथ में एक गोल सा लटकने वाला पर्स और लंबी सी चोटी जो कि आगे की तरफ थी और वो उसे घुमाते हुए आगे हवेली की तरफ बढ़ रही थी। देखने में उसके लटके छुटके किसी 20 या 22 साल की लड़की से कम नहीं थे। उसे देखकर वहां खड़े सारे मर्द आहें भर रहे थे। वो लड़की सबको एक नजर देखते हुए अंदर चली गई, पर सुनीता जी वहां खड़ी आग बबूला हो गई थी, क्योंकि एक बार फिर अच्छा खासा चलता फंक्शन बिगड़ गया था। गोद भराई हो गई थी, पर पूरा फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ था और इसी बीच ये सब हो गया, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अंदर चली गई।
सेजल चंपा को अपने कमरे में ले आई थी। उसने चंपा को बिठाया और उसे पानी पिलाते हुए कहा, शांत हो जाओ चंपा, सब ठीक है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। चंपा तो अभी तक डरी हुई थी। सेजल ने उसके ऊपर से चादर हटाई तो उसके कपड़े जंगे जंगे से फटे हुए थे और कई जगहों पर नाखूनों के निशान भी थे। उसने पहले अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर उसे देते हुए कहा, ये ले जाओ और बदल के जल्दी से बाहर आओ, मैं जख्मों पर कुछ लगा देती हूँ। उसकी बात सुनकर भी चंपा घबराई हुई सी बैठी थी। सेजल ने उसे धीरे से उठाया और वॉशरूम के सामने खड़े करते हुए कहा, तुम जाओ, मैं यही हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ और जल्दी से आओ। इस बार उसके कहने पर चंपा मान गई। सेजल वहीं खड़ी हो गई और चंपा अंदर चली गई। उसने जाकर कपड़े बदले और खुद को दुपट्टे में लपेट कर बाहर आई। सेजल ने उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके जख्मों पर दवा लगाने लगी। इस वक्त चंपा को आराम और शांति की जरूरत थी, इसलिए उसने उसे लिटा दिया और खुद उसके पास बैठ गई। कुछ समय बाद सुनीता जी गुस्से में सेजल के कमरे में आई और चंपा को देखते ही उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आज तेरी वजह से मेरी बेटी का फंक्शन बेकार हो गया। अरे क्या जरूरत थी ठाकुरों के सामने अकेले जाकर नुमाइश करने की। एक नौकरानी के लिए उस पागल देवराज ने भी तमाशा कर दिया। आखिर नौकरानी ही तो थी, कौन सी किसी घराने की राजकुमारी थी जो इसके लिए इतना तमाशा कर दिया। यहाँ नहीं था तो ही ठीक था। बस मौसी, क्या बोली जा रही हैं आप एक औरत होकर ऐसा बोल रही हैं। अरे देवराज जी ही थे जिसने आज इस घर की इज्जत को बचाया है। चंपा यहाँ बचपन से काम कर रही है, वो इस हवेली की एक सदस्य जैसी है और आप ऐसे बोली जा रही हैं। उनके ऐसे कहने पर आज पहली बार सेजल ने उनके सामने मुंह खोला था और उसका अंजाम ये था कि सुनीता जी की गुस्सा उस पर फूट पड़ा। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जबान लड़ाएगी, नाजायज कहेगी, मेरे सामने मुंह खोलने चली है। और ये कहते हुए उन्होंने उसे एक थप्पड़ जोर से मार दिया। सेजल को थप्पड़ पड़ते समय ही अदिति अभय के साथ अंदर आई और ये देखकर वो गुस्से में बोली, माँ ये क्या हरकत है, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की। मैंने आपसे बोला था अगर आपने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं आपका सामान उठा के इस हवेली के बाहर फिकवा दूंगी। अच्छा होगा कि मेरे ये काम करने से पहले आप खुद ये हवेली छोड़ दें। चंपा ये सब देखकर वहां डरी हुई सी खड़ी थी। अभय ने अदिति को शांत करते हुए कहा, अदिति आप शांत हो जाओ और माँ आप इस वक्त यहाँ से चली जाइए। उसके कहने पर सुनीता जी वहां से चली गई। अदिति को अभय ने बिस्तर पर बिठाया। अदिति ने सेजल और चंपा को अपने पास बुलाया। दोनों उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। अदिति ने दोनों के हाथों को पकड़ते हुए कहा, हम माँ की तरफ से माफी मांगते हैं, माफ कर दो। उसके ऐसा कहते ही सेजल ने कहा, अरे नहीं दीदी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मौसी का तो स्वभाव ही ऐसा है। तभी उसकी बात बीच में काटते हुए चंपा ने कहा, और नहीं तो का छोटी भाभी, वो जब तक दो चार खरी खोटी किसी को ना सुना दे तब तक कहाँ उनका दिन बीतता है। आप माफी मत मांगो। आज इस घर में जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था, मैं तो सोचकर ही डर जाती हूँ, पर देवर जी ने कोई भी अनर्थ होने से पहले ही बचा लिया। तुम ठीक हो ना चंपा। अदिति के ऐसा पूछने पर अभय ने कहा, अरे ऐसे मत बोलो, नहीं तो ये अभी नाक सिकोड़ते हुए रोने लग जाएगी। वैसे अदिति अभी आपको पता नहीं, जब चंपा छोटी थी तो रोते वक्त उसकी नाक बहती रहती थी। ये सुनते ही चंपा ने मुंह बनाते हुए कहा, कितना झूठ बोलते हैं आप भैया, मेरी नाक कभी नहीं बहती थी भाभी, भैया झूठ बोल रहे हैं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। माहौल कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया था। चंपा भी थोड़ी ठीक थी, पर वो अभी भी बाहर नहीं जा रही थी। सेजल ने उसे अपने कमरे में ही रुकने को कहा था। रात के समय सेजल हवेली की छत की मुडेर पर बैठी थी। आसमान साफ था, पूरा चांद निकला हुआ था। चांद की दूधिया रोशनी में सेजल का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। वो बहुत उदास सी रह रहकर उसके कानों में मौसी की कही बात गूंज रही थी। वो आंखें बंद किए बस बैठी खुद के मन को शांत करना चाहती थी, पर उसके जहन में बहुत सी बातें उमड़ने लगी थी। तभी देव ने अपनी छत से देखा कि सेजल ऊपर छत पर है, तो वह अपनी छत की मुडेर को क्रॉस कर हवेली की छत पर आ गया। क्योंकि दोनों की मुडेर में ज्यादा गैप नहीं था तो उसे क्रॉस किया जा सकता था, तो वो आगे बढ़ा। देखा सेजल पीला सूट पहने छत की मुडेर पर लेटी थी। उसके खुले बाल मुडेर से नीचे छत के फर्श को छू रहे थे। सेजल देव के आने से बेखबर बस लेटी थी। जब सेजल ने अपने चेहरे को घुमाया तो देव की नजर उसके गाल पर पड़े निशान पर गई,
जो आज सुनीता जी के थप्पड़ से पड़ा था। सेजल का गोरा रंग होने के कारण थप्पड़ का लाल निशान अभी तक उसके चेहरे से हट नहीं पाया था। ये निशान देखते ही देव की आंखें थोड़ी फैल गई। उसने कुछ तीखे शब्द बोलते हुए उससे कहा, लगता है तुम्हारी मौसी ने तुम्हें आज के तमाशे के लिए जिम्मेदार मान के प्रसाद दे ही दिया। देव की आवाज सुनकर वो चौंक उठी। वो जल्दी से उठकर मुडेर पर बैठ गई। देव भी वहीं कुछ दूर उसकी बगल में बैठ गया और उससे बोला, तुम्हारी मौसी तुमसे इतना भड़का क्यों रहती है? मैंने जब भी उन्हें तुम्हें देखते हुए पाया तो वो गुस्से में और बुरी तरह सुलगी हुई दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्यों? अरे तुम उनकी बहन की बेटी हो तो देखा जाए तो वो माँ ही जैसी है तुम्हारी, पर उन्हें देखकर लगता है जैसे वो तुमसे बहुत गंदी वाली चिड़ी हुई है। जान सकता हूँ ऐसा क्यों है? देव ने जब सेजल से मौसी का उसके साथ बेरुखी का कारण पूछा तो वो खामोश होकर बस अपनी अंगूठी को घूरे जा रही थी। देव ने देखा कि सेजल उसकी बात का जवाब नहीं दे रही थी, तो उसे लगा शायद वो कहीं खोई हुई है। जो उसने उसे कुछ कहा नहीं। उसने एक बार फिर उससे पूछा, मैंने पूछा कि तुम्हारी मौसी तुम पर इतना गुस्सा क्यों करती है? आखिर तुमने ऐसा क्या बिगाड़ा है उनका? इस बार पूछने पर सेजल ने कुछ बोला तो नहीं, पर उठकर जाने लगी तो देवराज ने उठकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपने पास खींच लिया। उसके दोनों बाजुओं को कस के पकड़ते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए वो बोला, पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं जब कुछ पूछता हूँ तो उसका जवाब दिए बिना कोई ऐसे मुझे इग्नोर करके जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो अब मेरे सवाल का जवाब दो और फिर यहाँ से जाओ, वरना कोई बात नहीं, इस ठंड की रात में पूरी रात ऐसे ही तुम्हें लिए खड़ा रह सकता हूँ। तो अब बोलना है या नहीं? उसकी बात पर सेजल, जो अभी तक उससे नजरें चुरा कर खड़ी थी, उसने अपनी पलकों को उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, जरूरी नहीं होता है ठाकुर साहब कि हर बार इंसान आपके कहे मुताबिक चले। जरूरी नहीं होता कि हर कोई आपकी बातें सुने, उसका जवाब दे। नहीं देना मुझे जवाब? ये बोलकर सेजल उसे धक्का देकर जाने लगी तो देव ने उसके दुपट्टे का पल्लू पकड़ लिया, जिससे सेजल रुक गई। उसने घबराकर पीछे मुड़ के देखा तो देव उसका पल्लू पकड़कर खड़ा था। सेजल को डरा देख देव ने अचानक से उसका पल्लू छोड़ा तो दुपट्टा उड़ के हवा से फर्श पर गिर गया। ये देख एक वक्त के लिए सेजल बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने जल्दी से अपना मुंह देव की तरफ से घुमा लिया। देव ने भी अपनी नजरें फेर ली थी। सेजल अपने दुपट्टे को बिना देखे उठाने लगी, पर वो उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। वो घबराई हुई सी बस एक हाथ से अपने आप को ढके खड़ी थी। तभी देव ने धीरे से उसका दुपट्टा उठाया और उसे सेजल को ठीक से ओढ़ाते हुए उसके पास आया। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था और जरूरी नहीं कि आप सभी की बात माने। आप वो कर सकती हैं जो आपका मन करे। मैंने सवाल पूछा था, वो मेरे जहन में था इसलिए, पर आपको नहीं। वो इतना ही कह पाया था कि तभी सेजल ने सर नीचे किए हुए उससे कहा, बस ये समझ लीजिए ठाकुर साहब, जिनके पास पिता या उनका नाम नहीं होता, दुनिया वाले उसे बहुत बुरी नजर से देखते हैं। उनका जैसे इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं होता। कोई भी कभी भी उनको कुछ भी कह देने की छूट रखता है और उन्हें एक ही नाम दिया जाता है और वो है नाजायज। और मैं भी एक नाजायज औलाद हूँ। मेरे पिता के बारे में दुनिया क्या, खुद मैं भी नहीं जानती। ये बोलकर वो वहां से चली गई। देव हैरान सा उसे जाते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में वो शब्द घूम रहा था जो इस वक्त सेजल उसे बोल कर गई थी। वो वापस अपनी छत पर चला आया और ऊपर बने कमरे में जाकर लेट गया। देव ने अपने लिए छत पर भी एक कमरा बनवाया था, क्योंकि उसे तारों से भरा खुला आसमान देखना बहुत अच्छा लगता था। सेजल जब नीचे आई तो चंपा सो रही थी। वो भी जाकर उसके बगल में लेट गई और न जाने कब रोते रोते हुए वो सो गई। अगली सुबह चंपा और सेजल दोनों ही जल्दी उठकर रेडी होकर नीचे चली गई थी। उन्होंने देखा रुक्मणी जी पहले से ही पूजा घर में थी। सेजल अंदर आते हुए बोली, आंटी जी आप भी आ गई? लगता है आज हम दोनों ने लेट कर दिया आने में। रुक्मणी जी ने पूजा की थाली को सजाते हुए कहा, नहीं, आप दोनों सही समय पर आई हैं, पर हम ही आज जल्दी आ गए। वैसे आज की पूजा हम खुद करेंगे, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ये सुनकर सेजल ने मुस्कुराकर कहा, अरे कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी, ये तो आपका हक है और इससे अच्छी बात क्या होगी जो घर की मालकिन आज पूजा करे।
तो आप जल्दी से पूजा करें और तब मैं आपको आज स्पेशल नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी। ये सुन रुक्मणी जी हंसी और उनके साथ चंपा भी। रुक्मणी जी ने चंपा को देखकर पूछा, चंपा आप ठीक हो ना? जी बड़ी माँ। अब रुक्मणी जी ने पूजा शुरू की। जब तक पूजा खत्म हुई तब तक वहां सब आ चुके थे। उन्होंने सबको आरती दी और आरती की थाली सेजल को पकड़ाकर उसे रखने को कहा तो सेजल ले जाकर थाल रख आई। इस वक्त वहां सब मौजूद थे। सिर्फ तीन लोगों के, एक तो बड़े ठाकुर, दूसरी वो औरत जो बड़े ठाकुर के साथ आई थी और तीसरा देव जो कभी आता ही नहीं था, विनय भी वहीं था। जब वो भी सबके साथ जाने लगा तो बड़े ठाकुर ने पीछे से आवाज देते हुए उसे रोका। विनय ठाकुर रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है। उनकी आवाज सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। विनय ने रुककर पीछे मुड़कर देखा तो बड़े ठाकुर साहब खड़े थे और उनके पीछे वो औरत भी आकर खड़ी हो गई थी। सेजल ने उस औरत को देखकर धीरे से चंपा से पूछा, ये औरत जो बड़े ठाकुर के पीछे जेवर की दुकान बनकर खड़ी है वो कौन है? इस पर चंपा ने उसकी तरफ बिना देखे बस उसकी तरफ कुछ झुक के कहा, अरे यही तो वो चुड़ैल है जिसकी वजह से बाप बेटे अलग हो गए। अरे नागिन है पूरी। मतलब ये वही है मल्लिका? हाँ दीदी ये वही है। अब चुप करके खड़ी हो जाओ। चंपा के ये कहने पर सेजल शांत होकर खड़ी हो गई। जी के ये क्या बात है बड़े पापा? विनय ने बड़े ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा। बड़े ठाकुर ने उसे गुस्से वाली नजर से देखा और उससे बोला, कल जो आपने किया वो इस हवेली के लिए बहुत शर्म की बात है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये गलत काम करने की? चंपा से माफी मांगे आप, वरना हम आपको इस हवेली से निकाल कर फेंक देंगे। विनय ने अपनी गलती पर बिना पछताते हुए उनसे कहा, क्या गलत है? अरे ठाकुरों का तो ये जन्म से ही हक होता है कि वो किसी को भी अपना बना सकते हैं, कितनी भी शादियां कर सकते हैं। अब मैंने जरा सा मन बहला लिया तो क्या हो गया? इसमें इतनी बड़ी बात तो है नहीं जो मैं माफी मांगू, और माफी मुझे नहीं उस देव को मांगनी चाहिए जिसने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया। उसकी बात सुनकर वहां खामोश खड़ी मल्लिका ने अदा के साथ कहा, वैसे बात तो विनय ठाकुर सही बोल रहे हैं। आखिर विनय जी ठाकुर हैं और ठाकुरों का ये सब करना बहुत ही मामूली बात होती है। वैसे भी चंपा एक नौकरानी ही तो है, तो क्या फर्क पड़ता है? तब तो आपको भी 14 साल पहले जो इंसाफ मिला वो नहीं होना चाहिए था। फिर तो उस रात जो बड़े ठाकुर ने किया वो भी ठाकुरों की आदत में शुमार होता है। और एक मामूली सी नाचने गाने वाली लड़की के साथ एक रात अगर ठाकुर साहब ने बिता ही लिया था तो कोई बड़ा पहाड़ तो नहीं टूट गया था। तब तो 14 साल पहले जो न्याय हुआ था वो गलत था। एक नाचने वाली को ठाकुरों की बहू बनाना गलत था। सबने देखा तो देव उसकी बात का जवाब देते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मल्लिका ने अपनी इंसल्ट होते देखा तो उससे बोली, ए छोकरे। उसके इतना कहते ही देव ने तेज आवाज में उससे कहा, देवराज सिंह ठाकुर नाम है मेरा, भूलना मत। अपनी औकात के शब्द अपने तक रख, वरना कहीं मैं कुछ करने पर आया तो तुझे ये राजस्थान छोड़ हिंदुस्तान भी कम पड़ेगा भागने को। तो वहीं तक रहे जहां तक हद है तेरी। और रही बात माफी की तो वो तो विनय भैया को मांगनी होगी। तो इस पर विनय ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ये सब बात चली रही थी कि तभी विनय के पिता रणधीर सिंह जी और उसकी मां शालिनी जी अंदर आए। वहां का ऐसा माहौल देखकर रणधीर जी ने बड़े ठाकुर से पूछा, बड़े भैया क्या हुआ और ये क्या माफी की बात चल रही है? बड़े ठाकुर ने रणधीर जी की तरफ देखकर कहा, छोटे तुम्हारे इस बेटे ने चंपा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हमने उसे माफी मांगने को कहा पर यह है कि अपने गुरूर में है। ये सुनते ही रणधीर जी ने गुस्से में कहा, बड़े भैया ने जो कहा वो सुन लिया ना, चल अब मांग उस लड़की से माफी। रणधीर जी की बात सुनकर विनय ने कहा, मैं इस 2 टके की लड़की से माफी मांगूंगा? आपको ये कैसे लगा? मैं ये नहीं करने वाला। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम इस हवेली में नहीं रह सकते, इसलिए फैसला तुम पर है। बड़े ठाकुर की बात सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगे। शालिनी जी ने यह सुनते ही विनय के पास आकर उसके कान में कहा, चुपचाप अपनी इस नाक को नीची कर और माफी मांग उस लड़की से, नहीं तो इस हवेली से गए तो सोच ले क्या होगा। शालिनी जी के कहने पर विनय सोचने लगा। फिर कुछ उसने सोच समझकर गुस्से में चंपा से कहा, माफ कर दो मुझे। चंपा ने उसे देखते हुए कहा, कोई बात नहीं बड़े भैया,
उसकी बात पर विनय गुस्से में बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद रणधीर जी ने जाकर दादी और बड़े ठाकुर के पांव छुए। देवराज अब वापस से अपने पोर्शन की तरफ जाने वाला था कि तभी रुक्मणी जी ने उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, नाश्ता कर लो तब जाना। नहीं माँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसके लिए रेडी होना है। ये बोलकर वो चला गया। दादी देव को ऐसे जाते देख कर कहने लगी, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है। सेजल भी उसे जाते हुए देख रही थी। रुक्मणी जी ने राज रानी और चंपा से सबके लिए नाश्ता लगवाने को कहा और खुद किचन में जाकर एक थाली सजाई और उसे सेजल को देते हुए कहा, इसे उस खड़ूस को खिला के ही आना, वरना आज हम भी कुछ नहीं खाने वाले। तो जाओ अब और खिला के आओ। उनके कहने पर सेजल ने थाली तो ले ली, पर उसे जाते हुए डर लग रहा था। इधर देवराज अपनी मीटिंग के लिए रेडी हो रहा था। उसने शर्ट पहनी और उसके बटन लगाने लगा। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। वो रेडी होकर अपना कोट लेकर जैसे ही अपने कमरे से बाहर आया, सामने से जल उसे खाने की थाली लिए खड़ी दिखाई दी। देवराज कुछ बोल पाता इससे पहले ही सेजल ने बोलना शुरू कर दिया, देखिए, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। मेरा जरा सा भी मन नहीं था यहाँ आने का, पर आंटी जी ने कहा कि अगर मैं आपको खाना खिलाए बिना आई तो आज पूरे दिन वो भी खाना नहीं खाने वाली। तो प्लीज आप खा लें जरा सा, फिर चाहे मुझे जी भर के डांट लेना, मैं सुनने को भी तैयार हूँ, पर आप बिना खाए मत जाएं प्लीज। ये सब सेजल एक सांस में बोल गई। देवराज बस उसे देख रहा था। वो बिना कुछ कहे आकर सोफे पर बैठ गया। सेजल समझ गई कि देव मान गया है, इसलिए उसने भी जल्दी से खाने की थाली ले जाकर उसके सामने वाली टेबल पर रख दी। देव ने खाना शुरू किया तो सेजल गई और पानी ले आई। देव खा रहा था और सेजल खड़ी उसे देख रही थी। देव बस शांति से खा जा रहा था। सेजल ने अपने मन में कहा, सब समझ गई, पर मैं ये समझ नहीं पाई ठाकुर साहब कि आपने कभी ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि आपके पिता सच में दोषी थे या नहीं। आखिर आपने उस चलती फिरती जेवर की दुकान की बात पर यकीन कैसे कर लिया। आप अपने पिता से 14 साल दूर रहे, पर इन 14 सालों में आपने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि वो गुनहगार हैं भी या नहीं। वो बेगुनाह भी तो हो सकते हैं। घुटन नहीं होती आपको इस तरह रहने पर? बहुत नहीं, पर कुछ तो आपकी आंखों में दिखता है। वो यही सब सोच रही थी कि तभी देवराज ने उससे कहा, मीठा नहीं है क्या? उसके ये कहने पर उसका ध्यान गया और उसने कहा, नहीं वो तो नहीं है, पर आप रुके, मैं आती हूँ। ये बोलकर वो रसोई घर में चली गई और जल्दी से कटोरी में कुछ लेकर आई। देवराज उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। सेजल ने जो एक घी लगी रोटी बची थी उसे हाथों से दूध में मिक्स किया और देव की तरफ कटोरी बढ़ाकर कहा, लीजिए, मीठी दूध रोटी बहुत अच्छी होती है। दीदी मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। आप भी खा के देखो, बहुत अच्छी लगेगी आपको भी। देव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसे मैं अपने हाथों से खाऊं या फिर एक चम्मच भी मिलेगा मिस सेजल? इस पर सेजल ने कहा, माफ करें, पर अभी आपका किचन ठीक से नहीं है तो सामान खोजने में बहुत वक्त लग रहा है। ये तो कटोरी इतनी मुश्किल से मिली, पर रुकिए, इसका भी एक उपाय है। ये कहते हुए उसने कटोरी से लेकर मीठी दूध रोटी अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। देव उसे देखे जा रहा था तो सेजल ने कहा, जल्दी मुंह खोले, नहीं तो आपको भी लेट हो जाएगा। उसके कहने पर देव अपना मुंह खोलकर थोड़ा आगे आया तो सेजल ने उसे खिला दिया। उसने जैसे ही ये खिलाया वैसे ही अमन कुछ लोगों के साथ अंदर आते हुए बोला, सर चले। उसे देख देव ने अपने हाथ से इशारा करके कहा कि वो रेडी है चलने के लिए। तो सेजल ने उससे कहा, अरे ठाकुर साहब, इसे खत्म करके तब जाना, नहीं तो आंटी जी मुझे डांटने लगेगी, बस थोड़ा सा। ये कहते हुए उसने दूसरा कौर उसकी तरफ बढ़ा दिया तो देव ने इस बार भी उसकी बात बिना किसी बहस के मान लिया और अमन को कहा, बस 2 मिनट रुको। और ये बोलकर वो सेजल के हाथों से खाने लगा। सेजल ने जल्दी से उसे खिलाया और देव ने अपनी फाइल अमन को दे दी और पानी पीते हुए वो बाहर निकलने लगा। पर आज अमन को ये देखकर अजीब लगा कि देवराज किसी लड़की की बात मान रहा था। वो मन ही मन कहने लगा, आज बॉस को क्या हो गया है जो किसी की बात मान रहा है, वो भी एक लड़की की। शायद आज बॉस के अंदर का दानव सो रहा है। देव ने उसे कुछ सोचते हुए देखा तो बोला, क्या बात है अमन, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, अमन ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से जवाब दिया। देव के जाने के बाद सेजल ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, अजीब बनता है, एक शुक्रिया तो बोल ही सकता था, पर नहीं, खाया और चला गया। ये बोल वो बर्तन उठाकर जाने को ही तो देव वहीं खड़ा था और इस बार फिर उसने सब सुन लिया था। ये देखकर सेजल ने रोनी सूरत बना ली।
देव पास आया और अपना मोबाइल उठाते हुए बोला, तुम्हारी इसीलिए सुनी क्योंकि माँ की बात थी, वरना मैं किसी की नहीं सुनता। और दूसरी बात, मैंने कुछ ज्यादा ही तुम्हें कह दिया था, इसलिए तो आप थोड़ा दूर रहो और अपना काम करो। ये बोलकर वो चला गया। सेजल भी वहां से हवेली में चली आई। वो रसोई घर में जा रही थी कि बीच रास्ते में उसे मल्लिका मिल गई। मल्लिका ने उसका रास्ता रोकते हुए उससे कहा, वाह, तुम तो बड़ी तेज निकली, सीधा देवराज सिंह ठाकुर को इम्प्रेस करने चली हो। कमाल का दिमाग है तुम्हारा। वैसे अच्छा ही है, बाप का नाम है नहीं और यार का नाम वजन वाला होगा तो नाजायज शब्द हट जाएगा इससे। लगी रहो। ये बोलकर वो वहां से चली गई। पर सेजल के दिल पर यह सुनकर एक बार फिर से चोट लग गई थी। मल्लिका सेजल को ताने देकर जा ही रही थी कि तभी अदिति ने उसे रोकते हुए कहा, मल्लिका जी जरा रुकिए। अदिति ने मल्लिका को ताने देते हुए सुन लिया था और इस वक्त वो बहुत गुस्से में थी। उसकी आवाज सुनकर मल्लिका रुक गई और मुड़ते हुए उसे देखकर बोली, लगता है अपनी सास से बात करने की तमीज तुमने अभी तक नहीं सीखी है। तमीज तो मुझे इतनी सिखाई गई है कि इस वक्त मैंने आपको मेरी लाड़ो को इतनी बड़ी बात कहने पर भी आपके मुंह को तोड़ा नहीं, वरना अभी तक आपका मुंह मैं इस लायक नहीं छोड़ती कि आप वापस कुछ कह सकती। और रही बात किसी को फंसाने की, तो मेरी बहन का छोड़ो, पहले खुद को देख लो। आखिर तुमसे अच्छा कौन जानेगा कि लोगों को फंसाते कैसे हैं। तुम तो बड़े ठाकुर को फंसा के नाचने गाने वाली से इस घर की बहू बन बैठी। अदिति के ये कहने पर मल्लिका गुस्सा बढ़ गया और उसने अदिति पर हाथ उठा दिया, पर अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये सब देखकर सेजल डर गई थी। अभय के हाथ पकड़ने से मल्लिका उसकी तरफ गुस्से में देखने लगी। अभय ने उसका हाथ छकड़कर दूर करते हुए कहा, दोबारा ये गलती मत करिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बीवी और सेजल से दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो अदिति को पकड़ कर ले जाने लगा। उसे जाता देखकर मल्लिका ने कहा, बीवी की फिक्र है वो तो चलता है, पर साले की फिक्र कोई जीजा इतना कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। लगता है रिश्ता काफी गहरा है। उसकी ये घटिया बात सुनकर अभय ने उसे बिना देखे कहा, जिस औरत को रिश्तों का मतलब ना पता हो, जिसका खुद का रिश्ता झूठ और फरेब का हो, उसे क्या पता कि रिश्ते होते क्या हैं। सेजल मेरे और अदिति के लिए हमारे बच्चे की तरह है, पर यह बात तुम जैसी औरत को कहाँ समझ आएगी। तुम जैसी औरतों को तो सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, वो है गंदा झूठ फरेब का। ये बोलकर वो अदिति को लेकर चला गया। सेजल भी रसोई घर में चली गई। मल्लिका पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अबे अदिति को अपने कमरे में लेकर आया और उसे बैठाते हुए बोला, लेडी धारा सिंह, ये क्या था? मना किया है ना कि कमरे से बाहर मत जाना। फिर आप उनसे लड़ने चली गई, वहीं कुछ हो जाता तो? वो तो अच्छा था कि मैं वक्त पर पहुंच गया। आप दोबारा उस औरत के सामने मत जाना। मुझे क्या पड़ी है जो मैं उनके मुंह लगने जाऊं? वो तो लाड़ों को ताने दे रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनसे वो सब कहा। ये बोलकर अदिति बिस्तर पर आराम से बैठ गई। कब तक आप और मैं उसके लिए खड़े रहेंगे? उसे भी खुद के लिए लड़ना होगा अदिति। हम हर वक्त उसके साथ नहीं रहने वाले, इसलिए उसे खुद लड़ना आना चाहिए अपने लिए। ये बोलकर अभय ने उसे दवा खाने को दे दी। अदिति ने दवा ली और खा ली। आप आराम करें, दोपहर में अभी पुरोहित जी से बात होगी तो सभी को बुलाया जाएगा। आप भी चलिए आना चंपा और सेजल के साथ। तब तक खबरदार जो यहाँ से कहीं गई तो। ये बोलकर अभय चला गया और उसे जाता देखकर अदिति ने मुंह बना लिया। दूसरी तरफ विनय के कमरे में बैठकर उसकी माँ शालिनी जी उसे डांटे जा रही थी। क्या जरूरत थी एक नौकरानी के लिए इतना मरने की? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो जानते हो क्या होता? तुम इस हवेली के बाहर होते। वो तो अच्छा हुआ मल्लिका ने मुझे फोन पर सब बता दिया और मैं वहां से तुम्हारे पापा के साथ चली आई। दोबारा ये गलती मत करना विनय। मैं जहाँ तुम्हें राजवीर भाई सा की गद्दी पर बैठाना चाहती हूँ, वहीं तुम खुद को उनकी नजरों में गिरा रहे हो। खबरदार जो आज के बाद हमारे कानों में कुछ भी ऐसा सुनाई दिया। शालिनी जी उसे डांटे जा रही थी और वो शराब के गिलास पिए जा रहा था। उसने अपना गिलास पटकते हुए कहा, तो क्या करता? उसने मेरा मजाक उड़ाया था, हंस रही थी मुझ पर, विनय सिंह ठाकुर पर हंस रही थी। मैं अपनी बेइज्जती को कैसे सह लेता? इसलिए मैंने उसे उसकी औकात दिखानी चाहिए, पर उस देवराज के चक्कर में सब गलत हो गया। पता नहीं इस बार वो यहाँ कैसे रुक गया, पर अगली बार अगर वो मेरे कान के बीच में आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला।
खत्म कर दूंगा मैं इन दोनों बाप बेटों को। धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और अपने गुस्से पर काबू रखो, पहले बड़े भैया की गद्दी मिलने दो, उसके बाद जो करना है करो। शालिनी जी की बात सुनकर विनय अपने गुस्से को बस पीकर रह गया। बात ये थी कि ठाकुर राजवीर सिंह 80 गांव के ठाकुर साहब थे और इन 80 गांव में कुछ भी होता था उसका फैसला खुद ठाकुर साहब करते थे। पुलिस आती भी थी किसी मामले में तो बिना उनसे पूछे कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज तक ठाकुर साहब ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की थी। वो खुद मुलजिम को किसी बड़ी गलती पर पुलिस को सौंप देते थे। उनके न्याय के आगे कोई नहीं खड़ा होता था। बड़े ठाकुर की कई सारी फैक्ट्री थी और एनजीओ भी थे जिन्हें विनय और अभय ही देखा करते थे। अभय ने तो अपनी मेहनत से अपने खुद की भी फैक्ट्री खोली थी, पर विनय तो बस बड़े ठाकुर की खोली गई फैक्ट्रीज पर राज करना चाहता था। रही बात देवराज की, तो उसने 14 सालों से अपने पिता से कुछ नहीं लिया था। 7 साल उसने कहाँ गुजारे, कैसे गुजारे, कोई नहीं जानता था। और उसी अकेलेपन में उसने किताबों का साथ लिया और अपनी पढ़ाई की और साथ ही बिजनेस भी। उसके पास जो भी संपत्ति थी या जो भी कुछ उसने बनाया था वो खुद अपनी मेहनत से बनाया था। विनय और उसकी माँ चाहते भी यही थे कि देवराज बड़े ठाकुर साहब से अलग हो जाए, और ये हो भी चुका था। और अब शालिनी जी की चाह थी विनय को ठाकुर साहब की गद्दी पर बैठा देखने की, और उसके लिए वो हर कोशिश कर रही थी। इधर देवराज अपनी एक मीटिंग के सिलसिले में जयपुर राजेश्वर सिंह राजपूत के महल आया था। राजेश्वर जी जयपुर के बड़े बिजनेसमैन और एक अच्छे आदमी भी थे। उनकी शादी हो रखी थी पर उनकी कोई औलाद नहीं थी। राजेश्वर जी की पत्नी रेखा जी एक बहुत ही अच्छी औरत थी। राजेश्वर सिंह जी और देवराज बैठे किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे कि तभी रेखा जी चाय नाश्ता लेकर हॉल में आई। उन्हें आता देखकर देवराज ने खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। अरे बैठ जाओ देवराज, वैसे इस बार तुम यहाँ मिले हमें बहुत खुशी हुई, वरना अक्सर साहब आपसे इंदौर में ही मिलते थे, वो भी ऑफिस में। हमसे तो किसी पार्टी में ही मुलाकात होती थी। ये कहते उन्होंने नौकर से ट्रे नीचे रखकर जाने को कहा। नौकर ने उनकी बात सुनी और ट्रे रखकर चला गया। देवराज ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ आंटी, वो माँ को देखने आया था मैं इस बार। उनकी तबीयत खराब थी तो इसलिए यहाँ आना पड़ा और रुकना भी पड़ा। देवराज के ये कहने पर मिस्टर राजेश्वर जी ने कहा, अरे हाँ, हमने पूछा नहीं आपसे कि अब रुक्मणी जी कैसी हैं, ठीक तो है ना वो? जी वो एकदम ठीक है। रेखा जी ने उसे नाश्ते की प्लेट देते हुए कहा, तो खाना खा के जाओगे ना भाई? हम तो तय कर चुके हैं कि आज दोपहर का खाना आप हमारे साथ खाओ। इस पर देवराज ने जल्दबाजी में कहा, अरे नहीं आंटी, सेजल ने इतना खिला दिया कि अब रात में ही भूख लगने वाली है। उसके मुंह से किसी लड़की का नाम सुन रेखा जी और राजेश्वर जी दोनों ही हैरान थे। रेखा जी तो उसकी टांग खींचते हुए बोली, ये सेजल कौन है देवराज? पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना आपके मुंह से। उनके ये पूछने पर देवराज ने बात को पलटते हुए कहा, सर ये फाइल आप पढ़ के बता देना। अगर आपको सही लगे तो डील में मिस लीना के साथ ना करके आपके साथ करना चाहूंगा। तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर देवराज उठने लगा तो रेखा जी ने उसे देखते हुए कहा, कोई बात पलटना तो देवराज सिंह ठाकुर से सीखे। वैसे इस बार आप बच गए, पर अगली बार आप बचने वाले नहीं है। उनके बोलने पर वो बस मुस्कुराकर उन्हें बाय बोलकर वहां से चला गया। मिस्टर राजपूत और रेखा उसे जाते हुए देख हंस रहे थे। राजेश्वर जी देवराज के पापा के अच्छे दोस्तों में से एक थे। देवराज उनकी बहुत इज्जत करता था। राजेश्वर जी देवराज के बारे में सब जानते थे, इसलिए देवराज से ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, पर रेखा जी कभी कभी उसके साथ हंसी मजाक कर लेती थी। देवराज भी उन्हें कुछ नहीं कहता था, बस हंसकर उनके मजाक को टाल देता था। देवराज आकर गाड़ी में बैठा और अमन से बोला, अमन वो घर रेनोवेट करा दिया तुमने? मैं कुछ दिन वहां जाकर रहना चाहता हूँ, अगर काम पूरा हो गया हो तो मुझे बता देना। अमन ने ये सुनते ही सामने वाले मिरर में उसे देखते हुए बोला, बस सर 1 हफ्ते में हो जाएगा कंप्लीट, फिर आप चले जाने वहाँ। ये सुनकर देवराज शांति से बैठ गया। दोपहर के समय हवेली में सब लोग हॉल में इकट्ठा हो रखे थे। दादी और रुक्मणी जी के सामने बड़े ठाकुर मल्लिका के साथ बैठे थे, या कह सकते हैं कि वो जबरदस्ती उनके साथ बैठी थी। पुरोहित जी दूसरे सोफे पर बैठे थे। अदिति रुक्मणी जी के बगल में बैठी थी, क्योंकि वो खड़ी नहीं हो सकती थी इसलिए। बाकी सब खड़े थे। सेजल के बगल में चंपा और राज रानी खड़ी थी। नौकर भी साइड में हाथ बांधे खड़े थे। बड़े ठाकुर ने पुरोहित जी को देखते हुए पूछा, पुरोहित जी
पूजा की कौन सी तारीख निकली है? इस पर पुरोहित जी ने जो एक बड़े से पत्रे में नीचे देखते हुए बोले, बड़े ठाकुर 6 दिन बाद का मुहूर्त है, पर इससे पहले आपको परिवार वालों के साथ जाकर भैरव मंदिर में एक दोष निवारण पूजा संपन्न करनी होगी और इसे आपको अपनी पत्नी के साथ करना होगा। उनके पास सुनकर मल्लिका ने तपाक से बोला, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम चले जाएंगे, आखिर हम भी तो इसी घर का हिस्सा हैं। उसके ऐसे कहते ही पुरोहित जी ने उससे कहा, नहीं छोटी ठकुराइन, आप भले ही इनकी पत्नी हो, पर पहली पत्नी का अधिकार पहले आता है। उनके जिंदा रहते हुए आप इनके साथ कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकती, इसलिए माफ करें, आप इनके साथ पूजा में बैठ सकती हैं, पर उसे संपन्न नहीं कर सकती। उसे तो बड़ी ठकुराइन पूरा करेंगी इनके साथ। तो बड़ी ठकुराइन आप देख लें और मुझे खबर कर देना, मैं आ जाऊंगा वहीं। पुरोहित जी की बात सुनकर मल्लिका को गुस्सा आ गया था और वहीं सेजल और चंपा दोनों ही मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जिसे मल्लिका ने देख लिया था। पुरोहित जी को शगुन देकर विदा कर दिया गया। उनके जाने के बाद बड़े ठाकुर ने सबकी तरफ देखकर कहा, आप सबने सुन लिया है ना, तो तैयारी शुरू कर दें। माँ और बड़ी ठकुराइन से पूछकर वो जैसा कहे वैसे ही करें आप। ये बोलकर वो चले गए। मल्लिका ने उनके जाते ही रुक्मणी जी को देखते हुए कहा, बधाई हो, एक बार फिर आपको पहली पत्नी होने का दर्जा मिल गया और मुझे वहीं लाकर पटक दिया गया जहाँ मैं थी। आखिर जब आपने बड़े ठाकुर से कोई रिश्ता नहीं रखा है तो क्यों नहीं उनकी जान छोड़कर अपने बेटे के साथ ये हवेली छोड़कर चली जाती? रहो ना उसके साथ, न जाने कब तक ये दूसरा शब्द मेरी जिंदगी से जाएगा। सेजल को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। इस बार वो मल्लिका के सामने खड़े होते हुए बोली, ये नाम आपकी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। आखिर सच्चाई को कोई कैसे झुठला सकता है? आप दूसरी हैं, थी और रहेंगी। जहां आप खड़ी हैं वहां पर सबसे ज्यादा हक बड़ी ठकुराइन का है। अब जो सच है वो तो सच ही रहेगा, आप चाहे कितनी भी चिल्ला लें। पर सच सिर्फ ये है कि आंटी जी इस घर की असली बड़ी ठकुराइन है। उसकी बात सुनकर मल्लिका उसकी तरफ गुस्से में पड़ी और उस पर हाथ उठा दिया, पर किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से में देखा तो देवराज खड़ा था। देवराज ने उसका हाथ झटक कर सेजल से दूर करते हुए उससे कहा, ऐसा सोचना भी मत, वरना ये हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा और तुम्हारा नाम और निशान भी मिटा दूंगा। यह गुस्ताखी अगली बार ना हो। अपने औकात और हैसियत मत भूलना। चंपा जाकर गंगा जल लेकर आ। उसके ऐसे गुस्से में कहने पर चंपा दौड़ के गई और गंगा जल से भरा लोटा लेकर आई। देवराज ने जिस हाथ से मल्लिका का हाथ पकड़ा था उस हाथ को गंगा जल से धोते हुए उसने कहा, कहते हैं गंगा जल से सारी गंदगी खत्म हो जाती है और आज मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी को हाथ लगाया है, इसलिए ये जरूरी था। चलो माँ, ये बोल उसने लोटा टेबल पर रखा और सेजल के साथ रुक्मणी जी को लेकर चला गया। दादी भी मल्लिका को पसंद नहीं करती थी। सेजल और देवराज के मल्लिका को जवाब देने पर वो भी बहुत खुश थी। वो भी मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मल्लिका खड़ी गुस्से में उन सबको जाते देख रही थी। चंपा राज रानी के साथ अदिति को कमरे में लेकर चली गई। रणधीर जी बड़े ठाकुर के पास चले गए। वहां शालिनी जी, विनय और मल्लिका ही रह गए थे। नौकर पहले ही जा चुके थे। शालिनी जी उसके पास आकर धीरे से उसके कानों में बोली, क्यों बार बार अपनी बेइज्जती इन घर वालों से कराती हो? पहले तो घर वाले बेइज्जत करते थे, पर अब तो बाहर वालों ने भी शुरू कर दिया है, शर्म करो। ये बोलकर वो विनय के साथ चली गई। उनके जाने के बाद मल्लिका गुस्से में खुद से बोली, बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को बताती हूँ कि आखिर मल्लिका है क्या चीज। ये लड़की बहुत उछल रही है तो मैं इसे जमीन के अंदर लेकर जाऊंगी। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। इधर से चल रुक्मणी जी के साथ उनके कमरे में आई। उनके पीछे देवराज भी अंदर आया। रुक्मणी जी को उनके बिस्तर पर बिठाकर उन्हें पास रखा पानी का गिलास देते हुए बोली, आप ठीक है ना आंटी जी? हाँ हम ठीक है, पर आपको क्या जरूरत थी उनके मुंह लगने की? बोलने देती जो बोल रही थी वो। अभी कुछ हो जाता तो? वो तो अच्छा हुआ देव वक्त पर आ गए। रुक्मणी जी बोल ही रही थी कि तभी देव ने उसकी बात को काटते हुए बोला, अच्छा है कम से कम ये बड़बोली का मुंह तो बंद होता कुछ वक्त के लिए। देव के मुंह से ये सुनकर सेजल ने हैरान होकर मुंह खोलते हुए कहा, क्या मैं बड़बोली हूँ? देख रही हूँ आंटी जी, आपका बेटा मुझे बड़बोली कह रहा है। इन्हें आए 2 दिन भी नहीं हुए और उन्होंने मेरा नाम भी काट दिया। खुद को नहीं देखते राक्षस कहीं के? जब देखो मुंह सड़ा के बैठे रहते हैं और मुझे बड़बोली कहते हैं। खुद कुछ बोलो मत और मुझे कुछ बोलने मत दो। रुक्मणी जी और देव उसे ऐसे बोलता देख कर हंस रहे थे। देव ने माँ से कहा, खुद देख लो माँ,
अब आप क्या बोलना चाहती हैं, है ना बड़बोली? शुरू होती है तो ये रुकती ही नहीं है। अच्छा सुनो, आज मेरे लिए रात का खाना बना देना, पर यहाँ नहीं, मेरे किचन में। और प्लीज खाना ऐसा बनाना जो खाने लायक हो। पता चला मैं खा के मर गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा समझदारी से बनाना। मैं चंपा से बोल दूंगी, वो बना देगी। ये बोलकर वो वहां से चली गई। देव ने रुक्मणी जी को आराम करने को कहा और सेजल के पीछे चला गया। उसने देखा तो सेजल सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में जा रही थी। देव उसके पीछे गया और सीढ़ियों के कोने पर उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए उसे दीवार से लगा के खड़ा हो गया। सेजल ने उसे देखते हुए कहा, ये क्या हरकत है ठाकुर साहब, रास्ता छोड़े हमारा। देव ने उसे देखते हुए कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं, इसलिए जो कहा है कर देना। 9 बजे तक मुझे मेरी डाइनिंग टेबल पर खाना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो आधी रात में उठकर तुम बनाओगी, पर बनाओगी तो तुम ही। अब सोच लो क्या करना है। ये बोलकर देव वहां से चला गया। सेजल उसे जाता हुआ देखकर घूरे जा रही थी। रात के समय सेजल जल्दी जल्दी से देवराज के घर पर आई तो देखा वो किसी से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। देवराज ने उसे इशारा करके शांति से काम करने को कहा। सेजल चुपचाप किचन में चली गई। उसने अंदर जाकर देखा तो किचन बहुत अच्छे से सेट कर दिया गया था। सारे बर्तन डब्बे सलीके से रखे हुए थे। सेजल काम करने लगी, तभी उसके दिमाग में शरारत सूझी। उसने एक बड़ा सा पतीला अपने हाथ से छोड़ दिया और दोनों कानों पर हाथ रख आंखें बंद करके खड़ी हो गई। देव ने जब ये गिरने की आवाज सुनी तो चिल्ला के बोला, सेजल। बस इतना ही बोला था कि सेजल ने कहा, सॉरी ठाकुर साहब, गलती से पतीला छूट गया। ये बोलकर वो हंस दी। देव ये सुनकर वापस से काम करने लगा। सेजल ने देखा कि मिस्टर देवराज काम करने लगा तो उसने पतीला उठा के ऊपर रखा और अपने हाथ में जग लेते हुए पानी का टैप पूरा खोल दिया। पानी की तेज आवाज देव तक गई तो उसने फिर से उसका नाम बोला। फिर से उसने माफी मांग ली। ऐसे ही जब 2-3 बार हुआ तो देव लैपटॉप बंद कर उसके पास आ गया। उसने देखा सेजल जानबूझकर ऐसा कर रही थी। सेजल देव को देखते ही रोनी सी सूरत बना के अपने काम में लग गई। देव वहीं बैठ गया। सेजल अब पूरी शांति से काम कर रही थी। देव कभी उसे देखता तो कभी उसे परेशान कर रहे उसके बालों को सेजल आटा गूंथ रही थी। उसके बाल खुलकर उसके चेहरे पर आने लगे तो देव ये देखकर उसके पीछे गया और धीरे से उसके बालों को पकड़ के बांधने लगा तो सेजल को अजीब सा लगने लगा। देव ने उसके बालों का जोड़ा बनाकर उसमें एक चम्मच अटका दिया। सेजल ने ये देखकर उससे कहा, ठाकुर साहब आप बॉयज स्कूल गए थे ना? देव ने उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? सेजल ने आटा गूंथते हुए उससे कहा, और आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी और ना ही कोई लड़की फ्रेंड होगी, मैं सही हूं ना? इस पर भी देव ने हैरान होकर कहा, पर तुम्हें कैसे पता ये सब मिस बड़बोली? इस बात पर सेजल ने गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए कहा, क्योंकि अगर होती तो आपको पता होता कि किसी लड़की के बालों में जूड़ा बनाकर चम्मच नहीं अटकाते। कौन बालों में चम्मच लगाता है? कभी देखा है किसी लड़की को ये करते? उसकी बात सुनकर देव ने उससे कहा, शुक्र करो कि चम्मच लगाया, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि कांटे वाले चम्मच तुम्हारे भूसे जैसी खोपड़ी में घुसा दूं। अब चुपचाप काम करो, नहीं तो पीछे बहुत सारे कांटे वाले चम्मच हैं। दिमाग खराब हुआ तब बताऊंगा। यह सुनते ही सेजल डर के काम करने लगी। उसने खाना बनाया और लाकर टेबल पर रख दिया। सेजल उसे देखकर बोली, आप खाना खाएं तब मैं जाऊं। देव खाना खाने बैठा ही था कि तभी हॉल में रखा आवाज बहुत तेजी से टूटा। यह आवाज सुनते ही सेजल की चीख निकल गई। आगे क्या होगा? सेजल और देवराज के ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है? क्या देवराज और उसके पिता के बीच की दूरी कभी खत्म हो पाएगी? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला एपिसोड। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।